बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेट का मतलब होता है फ्लटर, यानी कि जिससे एक परिंदा फड़फड़ाता है वैसे एट्रिया का फड़फड़ाना। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा एक नॉर्मल जो है रिदम ऑफ द हार्ट को डिस्कस करना है। उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है ना एक रेस्ट फेस होता है कि जब एक नर्व इम्पल्स आई कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो जो है वेव ऑफ डिपोलराइजेशन आई, उसके बाद थोड़ा सा रेस्टिंग फेज आएगा। उस दौरान आने वाली कोई भी जो वेव होगी वो सिग्नलाइज नहीं होगी, उसका जो है सिग्नल रिसीव नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद जो आने वाली थर्ड वेव होगी उसका सिग्नल रिसीव किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा, इट इज़ अ पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग स्टिमुलेशन ड्यूरिंग विच अ नर्व और अ मसल इज अनरिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन। यानी कि अगर फर्स्ट करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं लाइक ये है हमारे पास वेव 1, ठीक है, और ये हमारे पास है टारगेट जो कि वेव 1 हमारे पास सिग्नल जनरेट कर रहा है। इस टारगेट के सिग्नल जनरेट करने की वजह से जो वेव 1 प्रोड्यूस हुई, उस वेव 1 के रिजल्ट में हमारे पास डीपोलराइजेशन हो गई। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना डीपोलराइजेशन हो गई, लेकिन अब एक और पॉइंट है, उसने भी एक और वेव जनरेट की, वो भी वेव 1 के पास है, लेकिन इसने इसको आगे ट्रांसमिट नहीं किया और डीपोलराइजेशन की वेव नहीं आई। ठीक है, अब जो ये वाला फेज़ है ना, ये बेसिकली हमारे पास है रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, कि जब हमारे पास आने वाली जो सेकेंड इम्पल्स है उससे हमारे पास किसी किस्म की डीपोलराइजेशन नहीं हुई। ठीक है, अब जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है उसकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, जैसे कि मैंने इंडिकेट किया। एक हमारे पास होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि हर कुछ भी अगर हम कर लें इसने रिस्पॉन्स शो नहीं करना। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि रिस्पॉन्स शो कर दें। इसको मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि जैसे अगर फ़र्ज़ करें हमने अपना कोई काम करवाना होता है किसी से, तो हम ना रिश्वत देते हैं। ठीक है, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है ना, उसको आप जितनी भारी से भारी अमाउंट ऑफ मनी ऑफर कर दें वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो कहता है नहीं मैंने नहीं करना सो नहीं करना। ठीक है, रिलेटिव ये होता है कि जब आप इसको एक लाइक लैक्स में और मिलियंस में पे करते हो तो ये अपना वर्क परफॉर्म कर देता है। ये कहता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं गद्दारी करता हूँ, मैं एक्शन परफॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर होगी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या है कि जो न्यूरॉन है कैन नॉट बी एक्साइटेड टू जनरेट द सेकेंड एक्शन पोटेंशियल। यही वाली बात कि जब ये वेव 1 आके डिपोलराइजेशन हो गई तो इसकी तरफ जो दूसरी इम्पल्स आएगी उसको ये रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए ये इनर्ट हो जाएगा, ये कहेगा नहीं कुछ भी कर लो मैं इम्पल्स को आगे ट्रांसमिट नहीं करूँगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होता है कि अगर इम्पल्स नॉर्मल से स्ट्रॉन्गर है, लाइक हमने जिसको मनी प्रोवाइड की वो हमारी 1000 से की गई ऑफर से ज़्यादा है, लैक्स में है, तो ये जो इम्पल्स है स्ट्रॉन्गर दैन नॉर्मल इज़ नीडेड टू इनिशिएट अ न्यू एक्शन पोटेंशियल। ये अब नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल को ना जनरेट कर देगा। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव पीरियड यहाँ से क्लियर हो गया। अब बेसिकली होता क्या है, हमारे पास जो हार्ट का नॉर्मल कार्डिक रिदम होता है उसमें एक हमारे पास प्लेटियो फेज बनता है जो कि नॉर्मल स्केलेटल मसल्स में नहीं बनता। ठीक है, होगा क्या कि जब हमारे पास रेस्टिंग फेज होता है, रेस्टिंग फेज में क्या होता है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है सेल के इन साइड पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है और आउट साइड पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। जैसे वेव ऑफ डिपोलराइजेशन आती है और हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो जनरेट होना शुरू होता है, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन जो सेल है वो डिपोलराइजेशन की तरह मूव ऑन करना शुरू होता है, तो हमारे पास सीक्वेंस चेंज होने लग जाता है। सेल के इनसाइड क्या होता है कि जो सोडियम आउटसाइड ऑफ द सेल होती है वो मूव करती है इनसाइड द सेल और जो पोटेशियम होती है वो मूव करती है आउटसाइड द सेल। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो है एक्यूमुलेट होना शुरू होता है इनसाइड द सेल। ठीक है, स्टेज 2 पे क्या हुआ है कि अब जो हमारी डीपोलराइजेशन है उसने अपनी पीक अटेन कर ली है, एक्शन पोटेंशियल फॉर डीपोलराइजेशन हैज़ रीच इट्स मैक्सिमम। तो हमारे पास क्या हो गया, सेल के इंटरनल साइड पे टोटल पॉजिटिव है और सेल के आउटर साइड पे टोटल नेगेटिव है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो फेज़ 3 है ये बेसिकली एक हमारा रिफ्रैक्टिव पीरियड है कि यहाँ पे आने वाली किसी भी इम्पल्स को कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा। ठीक है, जो स्टेज 4 है वो अब हमारे पास रीपोलराइजेशन होने लगी है। जो सेल के इनसाइड पहले नेगेटिव था रेस्टिंग मेम्ब्रेन, वही हमारे पास दोबारा से स्टेट अचीव होने लगी है, यानी कि रिलैक्सेशन फेज आने लगा है कि सेल के इनसाइड नेगेटिव होने लगा है। जो सोडियम इनसाइड द सेल आया था अब वो मूव आउट करने लगा बाहर, और जो पोटेशियम सेल के अंदर था सेल के बाहर था अब वो आने लगा है सेल के अंदर। तो ये हमारे पास प्लेटिव फॉर्म ऑफ द नॉर्मल कार्डिक रिदम है कि वेव 1 में जो है हमारे पास डिपोलराइजेशन होना स्टार्ट होती है, 2 पॉइंट पीक ऑफ डिपोलराइजेशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, फिर हमारे पास थोड़ा सा रेस्टिंग फेज आता है, रेस्टिंग फेज के बाद जो है वेव ऑफ रीपोलराइजेशन आती है। ठीक है, इसको जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड है और थोड़े से ये इसको क्लियर करने के लिए हम ये देख मसल्स होती हैं, इनके अंदर 2 टाइप्स ऑफ चैनल्स होते हैं। एक होते हैं फास्ट चैनल्स जो वोल्टेज हेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, एक होते हैं स्लो चैनल्स कैल्शियम
सोडियम चैनल्स होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको रिफ्रैक्टिव पीरियड बताया था कि जब हमारे पास वेव ऑफ इम्पल्स आएगी, वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल आएगी, तो ये जो फास्ट सोडियम चैनल्स होंगे ये तो फ़ौरन अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे और ये ओपन हो जाएंगे, एक्शन पोटेंशियल इनसे मूव ऑन कर जाएगा और डीपोलराइजेशन हो जाएगी। लेकिन ये जो स्लो कैल्शियम चैनल्स होते हैं, स्लो चैनल्स होते हैं, इनके पास जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आएगी उसको इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ठीक है। जब स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्मल हमारे पास वेव आएगी तो ये उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और ये हमारे पास हार्ट के रिदम को डिस्ट्रॉय करने का, हार्ट के रिदम को ख़राब करने का बाइस बनेंगे, ठीक है। अब मूविंग ऑन टूवर्ड्स द पैथोजेनेसिस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन अगर हम देखें तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, एक SA नोड होता है जो कि मौजूद होता है एट द राइट एट्रियम, ठीक है। वो इम्पल्सेस जनरेट करते हैं जो कि मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स द AV नोड से वो मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में परकिंजर फाइबर बंडल ब्रांच के जरिए परकिंजर फाइबर से वेंट्रिकल से मूव ऑन कर जाते हैं। अब जब हार्ट की रिदमिसिटी डिस्टर्ब होगी वो किस तरह होगी कि यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से हमारे पास ओरिजिनेट की तरफ जो आ रही है वो क्या है, पल्मोनरी वेसल्स हैं, ठीक है। पल्मोनरी वेसल्स के अराउंड अगर यहाँ पे किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है, कोई फाइब्रोसिस होती है और आपस में ये जो वेसल्स इनकी एडहियन हो जाती है, ठीक है। जब इन वेसल्स की एडहियन हो जाती है तो ये एक हमारे पास एक एक्टोपिक फोकाई बन जाता है। एक्टोपिक फोकाई का मतलब ये होता है कि ये अपनी इम्पल्सेस जनरेट करने लग जाता है, अपनी क्या करने लग जाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करने लग जाता है। अब हमारे पास क्या हो गया, एट्रियम के अंदर SA नोड के अलावा एक और एलिमेंट आ गया जो कि अपना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है ना वो जनरेट कर रहा है। अब होगा क्या कि ये पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम जो कि अंडर कंट्रोल ऑफ SA नोड है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसके सिग्नल्स के ऊपर, SA नोड के ऊपर। लेकिन वो पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम जो कि SA नोड के सिग्नल्स में नहीं आ रहा, किसके सिग्नल्स में आ रहा है, इस एक्टोपिक फोकाई के सिग्नल में, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस। फिर जब तक SA नोड की इम्पल्स यहाँ तक पहुँचेगी ये वाला जो पार्ट ऑफ द एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर चुका होगा पहले और रिलैक्स भी कर चुका होगा, और फिर जब ये वाली वेव आएगी वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यानी कि रिदम ऑफ द हार्ट डिस्टर्ब हो गया, रिदम ऑफ द लेफ्ट एट्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो गया। ये टॉपिक फोकाई लेफ्ट एट्रियम में भी बन सकता है, राइट एट्रियम में भी बन सकता है, ठीक है। अब जब ये जो है रिदम डिस्टर्ब हुआ, रिदम के डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हुआ कि जो ब्लड था लेफ्ट एट्रियम के अंदर मौजूद वो कम्प्लीटली जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ड्रेन नहीं हो पाया। जब ड्रेन नहीं हो पाएगा यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा तो स्टेसिस ऑफ द ब्लड होएगी, स्टेसिस ऑफ द ब्लड होएगी तो यहाँ पे क्या होगा कि थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो इसकी वजह से हमारे पास थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या होगा कि जब यहाँ पे ब्लड स्टेगनेट करना शुरू कर देगा, एट द एंड वो किस चीज़ का विक्टिम बनेगा, वो इस बात को जनरेट करेगा कि जो लेफ्ट एट्रियम है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी और डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो दूसरे पिक्चर है इसे भी मैंने यही दिखाया हुआ है कि जो ये यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रॉपर्ली ब्लड नहीं आ रहा है क्योंकि लेफ्ट एट्रियम के अंदर फिब्रिलेशन हो गई है, इसका रिदम डिस्टर्ब हो गया है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी प्रॉपर ब्लड नहीं आएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रॉपर ब्लड नहीं आएगा वो प्रॉपर्ली बॉडी के अंदर भी सर्कुलेट नहीं करेगा, ठीक है। आई थिंक सो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो एट्रियल फिब्रिलेशन में हमारे पास एबनॉर्मल रिदम जनरेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है कि एक अलग से एक्टोपिक फोकाई बन गया है, एक अलग से एक नया स्पॉट बन गया है जो इम्पल्सेस जनरेट कर रहा है किसके अंदर, विद इन द हार्ट, विद इन द एट्रियम, ठीक है। एट्रियम का कुछ पार्ट जो है वो SA नोड के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं और कुछ पार्ट जो है वो SA नोड के सिग्नल आने से पहले ही एक्टोपिक फोकाई के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं और रिलैक्स भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिदमिसिटी ऑफ द एट्रियम डिस्टर्ब हो गई और एट्रियम हमारे पास ऐसे हो गए जैसे एक परिंदा पानी के बगैर या परों के बगैर फड़फड़ा आता है वैसे, ठीक है। आई थिंक सो आपको इसकी पैथोजेनेसिस समझ आ गई। अब हमने एक दफ़ा रिट्रीट कर लेते हैं। पैथोजेनेसिस में है क्या, प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल ऑटोमेटिक फायरिंग एंड द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल इंटरेक्टिंग रिकरेंट सर्किट्स लूपिंग अराउंड द एट्रिया। यही बात होगी कि प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल ऑटोमेटिक फायरिंग सर्किट्स हो गए, ठीक है। प्रेजेंट है मल्टीपल इंटरेक्टिंग रिकरेंट सर्किट्स हैं, ये भी हमारे पास जो है ना करंट जनरेट करें, ऐसे नोट भी करंट जनरेट करें ना, तो ये भी करंट जनरेट करें, ठीक है। अच्छा, अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन की ना 3 टाइप्स होती हैं, एक होता है पैरोक्सिस्मल, एक होता है परसिस्टेंट और एक होता है परमानेंट। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि हार्ट की जितनी भी डिजीज़ होती हैं वो बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो एक्यूटली होती हों, ठीक है। एक्यूट और क्रॉनिक अटैक तो हो सकता है लेकिन एक्यूटली बहुत कम होती हैं, मोस्टली जो होती हैं वो क्रॉनिक होती हैं, यानी कि वो बहुत मंथ से काफ़ी मंथ से चलती आ रही होती हैं या फिर बहुत सारे ईयर्स उनको प्रोलॉन्ग किए होते हैं। अब पैरोक्सिस्मल में क्या होता है कि अटैक ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है 1 हफ्ता पहले, ठीक है, या कुछ दिनों पहले, लेकिन वो पेशेंट ने थोड़ी मेडिकेशन ली है या कुछ भी किया है और वो ना सेल्फ रिजॉल्व हो गया, ठीक है। उसके लिए पेशेंट को ना कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, यानी ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़े और पेशेंट जो है ना वो ठीक हो गया पैरोक्सिस्मल। परसिस्टेंट का मतलब ये है कि अब यहाँ पे तो कुछ दिनों के लिए हो रहा था, एक आधे वीक के लिए हो रहा था, यहाँ पे ना वीक्स हो गए, लाइक यू कैन इवन से कि मंथ हो गए, और कंडीशन जो है ना वो 1 आध महीने के बाद
जो है ना वो रिवर्ट हुई है, लेकिन वो रिवर्ट किस तरह हुई है, वो मेडिकेशन से रिवर्ट हुई है, वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से रिवर्ट हुई है, वो डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करवाने की वजह से जो है ना रिवर्ट हुई है। और ये है परमानेंट कि अब इसमें ना एट्रियल रीमॉडलिंग हो गई है। अब एट्रियल रीमॉडलिंग का मतलब क्या होता है, इस ये बात मैंने आपको इस पिक्चर में बताई थी कि एट्रियल रीमॉडलिंग में बेसिकली पता क्या होता है, जब ये एक्टोपिक फोकाई बन गया, एट्रियम अपनी जो एट्रियम है लेफ्ट एट्रियम वो अपनी मर्जी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है और रिलैक्स भी कर रहा है कुछ इसका जो पार्ट है। तो जब इसका रिदम डिस्टर्ब हुआ तो जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया लेफ्ट एट्रियम के अंदर, जिससे क्या हुआ कि वॉल्स ऑफ द लेफ्ट एट्रियम के ऊपर प्रेशर अप्लाई हुआ, डायलेशन हुई और एट द एंड हाइपरट्रोफी हो गई। अब ये जो डायलेशन और ये जो हाइपरट्रोफी है वो बेसिकली रीमॉडलिंग है कि लेफ्ट एट्रियम ने अपने अंदर जो ब्लड था उसको एकोमोडेट करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, अपने आप को मॉडलाइज कर लिया, अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक एक न्यू शेप दे दी। तो जो डायलेशन और उसके साथ साथ हाइपरट्रोफी ऑफ लेफ्ट एट्रियम है वो हमारे पास क्या है, एट्रियल रीमॉडलिंग। आई थिंक सो यहाँ से आपको टाइप्स ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन भी क्लियर हो गई। मूव ऑन करिए टुवर्ड्स द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। अब एट्रियल फिब्रिलेशन में जो हमारे पास सिम्पटम्स आएंगे वो बेसिकली क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे पैल्पिटेशंस। पैल्पिटेशन क्यों होंगे, क्योंकि जो एट्रियाज हैं वो अपने रिदम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स अपने रिदम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई सिंक्रोनाइजेशन है नहीं इनके दरमियान, तो पैल्पिटेशन आने लग जाएंगे। ठीक है, फटीग क्यों हो रही है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रॉपर्ली जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो प्रॉपर्ली लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ पा रहा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉपर्ली ब्लड नहीं आएगा, दैट विल नॉट बी पुश्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलेशन इनटू द एओर्टा। जब एओर्टा के अंदर नहीं जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज्ड है, फटीग हो जाएगी। ब्रेथलेसनेस क्यों होगी, जो ब्लड है वो स्टेगनेट कर रहा है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, स्टेगनेशन की वजह से पल्मोनरी वेसल्स पे प्रेशर अप्लाई होगा, पल्मोनरी वेसल्स में जो है ब्लड वो स्टेगनेट करेगा, उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, पल्मोनरी फ्यूजन हो जाएगी, दैट विल ऑल रिजल्ट इन ब्रेथलेसनेस। हार्ट फेलियर, अब इसमें किस तरह होता है, हार्ट फेलियर इस तरह होता है कि जब लेफ्ट एट्रियम जो है वो अपना प्रॉपर्ली वर्क परफॉर्म नहीं करेगा, लॉस ऑफ एट्रियल फंक्शन हो जाएगा, हार्ट रेट कंट्रोल नहीं होगा। जब हार्ट रेट कंट्रोल नहीं होगा तो हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई होगा, दैट विल ऑल रिजल्ट इन हार्ट फेलियर। एट्रियास अपने प्रॉपर्ली टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करे, ब्लड अपनी प्रॉपर जो है अमाउंट में सप्लाई नहीं हो रहा, तो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा ब्लड प्रेशर। ठीक है, और ब्लड प्रेशर की कम होने की वजह से हमारे पास लाइट हेडेडनेस टाइप जो है ना वो सिचुएशन आएगी, जो पेशेंट है ना वो सिनकपी की तरफ मूव ऑन करेगा। अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स इन्वेस्टिगेशन में। हमने जो सबसे पहले करना है वो हमने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो हमें पता चलेगा कि पेशेंट को पहले कभी कोई हार्ट की डिजीज़ रह चुकी है, पेशेंट को कभी कार्डियक जो है यूनिट उसको कंसल्ट करना पड़ा है, पेशेंट या तो हमारे पास पहले कभी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का विक्टिम रहा है, कोई वैल्वुलर डिजीज़ उसको रही है, हाइपरटेंशन का विक्टिम है, हाइपरथायरॉयडिज्म हुई है, अब जो हमारा पेशेंट है वो अल्कोहल इंटेक करता है, कार्डियोमायोपैथी उसे है किसी भी किस्म की। तो ये जो फुल हिस्ट्री है वो हमारे लिए बहुत मैटर करती है इन केस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, उसके अलावा जो है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट हम करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे, दैट विल ऑल इंपॉर्टेंट फॉर दिस एट्रियल फिब्रिलेशन। फिर हम 12 लीड ईसी जो कि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो कर देंगे। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है हमारे पास 12 लीड ईसीजी, इसमें हमारे पास क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, हमारे पास पी वेव नहीं आएगी। व्हाट इज़ दिस के पी वेव नहीं आएगी, पी वेव क्यों नहीं आएगी, क्योंकि बेसिकली जो पी वेव है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करती है किसको, एट्रियल डीपोलराइजेशन को। ठीक है, जब एट्रिया अपने एक प्रॉपर रिदम पे ही एक ही जो उसका एस एनोड है उसके जो है जेरिन साया जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, रिलैक्स नहीं कर रहा, इम्पल्सेस जनरेट रिसीव नहीं कर रहा और प्रॉपर्ली ट्रांसमिट नहीं कर रहा, तो हमारे पास पी वेव ईसीजी पे नहीं आएगी। ये इतनी कम वोल्टेज होगी जो कि डिटेक्ट नहीं हो पाएगी वाया ईसीजी लीड्स। ठीक है, इरेगुलर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है जो एरिथमिया हो गया है तो एट्रिया जो है अपने इम्पल्सेस जो नॉर्मली वेंट्रिकल्स को पुश ऑन करनी चाहिए जिस वोल्टेज के साथ वो पुश ऑन नहीं करेगा, वेंट्रिकल कभी तो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल उसके पास होगा, बहुत ज़्यादा इम्पल्सेस होंगे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कभी बहुत फीबली जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो हमारे पास इरेगुलर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी करा लेंगे टू लुक फॉर द लेफ्ट एट्रियल डायलेशन, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी। ईसीजी के ऊपर जो हमारे पास फाइंडिंग्स हैं उनको एक दफ़ा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये जो हमारे पास पिक्चर ए है ना वो रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास वेंट्रिकुलर रेट बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा हमारे पास पी वेव नहीं आ रही। यहाँ से देखो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर ये टी वेव,
फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फिर टी वेव, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फिर टी वेव। ये बेसिकली हमारे पास एक्यूट फेज ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन है, ठीक है। अब जो ये नीचे वाला है ना, अब यहाँ से देखें ये आर आर वेव है ना, आर आर वेव का जो इंटरवल है ना वो डिस्टर्ब्ड है। देखो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, फिर कम है, फिर कम है, फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इरेगुलर जो है ना क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का जो है ना वो इंटरवल है, ठीक है। अब पहली वेव में हमें क्या है कि फास्ट वेंट्रिकुलर रेट है। ये कब है? जब हमारे पास एक्यूट ऑनसेट है, यानी कि ऑनसेट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है, अभी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन होना सिर्फ स्टार्ट हो रही है, पी वेव एब्सेंट है, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ी क्रोनिक स्टेज है। क्रोनिक स्टेज में क्या है कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है ना उसका आर आर वेव का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, इरेगुलर डिस्टेंस होंगे। आई होप सो यहाँ से आपको इन्वेस्टिगेशन 12 लीड ECG की क्लियर हो गई है। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन का मेन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, वो हमारे पास क्या होता है कि हमने जो एट्रियल फिब्रिलेशन की होने के वजह से हार्ट डिस्टर्ब है, हार्ट का रिदम डिस्टर्ब है, हमने उसको कंट्रोल करना है। जो साइनस रिदम है उसको मेंटेन करना है। एट्रियल फिब्रिलेशन का जो एक दफ़ा अगर अटैक हो गया तो हमने उसकी रिकरेंस को इनहिबिट करना है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का जो रिस्क हो रहा है उसको हमने रिड्यूस करना है। ये सारी बातें किस तरह हो रही हैं मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो है एट्रियल फिब्रिलेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें जो हमारे पास पैरोक्सिस्मल है उसको हम किस तरह ट्रीट करते हैं, उसके लिए हम बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स जो है वो एरिथमियास को प्रिवेंट करते हैं, रिड्यूस करते हैं फायरिंग ऑफ एक्टोपिक बीट्स, ठीक है। ये कब हम यूज़ करते हैं? जब हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, किसी भी किस्म की हार्ट डिजीज़ होती है, हाइपरटेंशन होती है, कार्डियक फेलियर होता है, तो हम बीटा ब्लॉकर्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? एरिथमियास को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हम इस्तेमाल कर लेते हैं फ्लिकेनाइड, जो कि हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन के पेशेंट में नहीं देते, इसलिए हम ड्रग ऑफ चॉइस किसको रखते होते हैं? बीटा ब्लॉकर्स को। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स अ परसिस्टेंट, जो हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन है उसमें हमारे पास अटैम्प्ट क्या होती है वही कि हमने रीस्टोर करना है और मेंटेन करना है साइनस रिदम को, ठीक है। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन है ना वो हो चुकी है। एट्रियल फिब्रिलेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एट्रियल फिब्रिलेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते मगर हमें हर हाल में हार्ट रेट को कंट्रोल करना है, अपने पेशेंट को सर्वाइव करवाना है, तो हम वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल DC कार्डियोवर्जन कर देंगे। इलेक्ट्रिकल DC कार्डियोवर्जन जब हम करेंगे तो हम अपने पेशेंट को वेंट्रिकुलर रेट कंट्रोल पेशेंट का कर लेंगे। हम उसको एट्रिया की जो फिब्रिलेशन हो चुकी है उससे तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम उसकी हार्ट रेट को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो ये थी हमारे पास मैनेजमेंट इसकी पैरोक्सिस्मल और परसिस्टेंट एट्रियल फिब्रिलेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। एट्रियल फिब्रिलेशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है या आपको थोड़ी भी समझ आई है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।